फिल्म की शुरुआत में फ्रैंक एडलर मैरी नाम की 7 साल की लड़की को स्कूल भेज रहा होता है। वह उसे स्कूल में बदमाशी न करने के लिए कहता है, लेकिन मैरी को स्कूल में मजा नहीं आता है। अब जब उसकी टीचर बोनी स्टीवेंसन छोटी बच्ची से कठिन सवाल पूछती है तो छोटी होने के बावजूद मैरी हर सवाल का जवाब देती है। जब फ्रैंक मैरी को स्कूल से लेने आता है तो बोनी उसे रोकती है और उसे बताती है कि मैरी बहुत इंटेलिजेंट है। हालांकि फ्रैंक इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि उसके अनुसार यह सब केवल ट्राचटेनबर्ग मेथड की देन है और इस मेथड की मदद से इंसान का दिमाग आसानी से मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है। अगले दिन बोनी हर एक बच्चे से बेसिक सवाल पूछती है, लेकिन मैरी से पिछले बार से भी ज्यादा कठिन सवाल पूछती है, जिसका मैरी जल्दी और आसानी से जवाब दे देती है। इसके बाद बोनी ट्राचटेनबर्ग मेथड के बारे में गूगल पर सर्च करती है। एक दिन बोनी फ्रैंक से मिलने के लिए एक क्लब में जाती है और मैरी की प्रतिभा के बारे में पूछती है। फ्रैंक तब बताता है कि मैरी उसकी भांजी है। वह बोनी को मैरी की मां डायने एडलर, जो कि एक महान मैथमेटिशियन थी जिसने स्टोक्स इक्वेशन को हल करने का प्रयास किया था, उसके बारे में भी बताता है। इसके साथ ही फ्रैंक यह भी बताता है कि जब डायने प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी मां एवलिन ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। एवलिन भी एक मैथमेटिशियन थी और चाहती थी कि उनकी बेटी स्टोक्स इक्वेशन को हल करे और यह खबर अखबार में छप जाए, लेकिन मैरी को जन्म देने के बाद डायने उसे फ्रैंक के हवाले कर दिया। फिर टेंशन और डिप्रेशन के कारण 27 वर्ष की उम्र में ही डायने ने अपनी जान दे दिया। अगले दिन एक छोटा लड़का बस में चढ़ता है और अपने जू प्रोजेक्ट को पकड़कर अपनी सीट की ओर बढ़ता है। तभी बस में दूसरा बड़ा लड़का उससे पैर फंसा देता है और वह नीचे गिर जाता है, जिससे उसका पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाता है। यह देखकर मैरी को गुस्सा आ जाता है और वह लड़के की नाक पर वार कर देती है। इस वजह से उसका खून बहने लगता है और इसलिए प्रिंसिपल उसकी शिकायत के लिए फ्रैंक को कॉल करती है। अब जब फ्रैंक स्कूल में पहुंचता है तो प्रिंसिपल मैरी की अनोखी प्रतिभा देखकर फ्रैंक को ऑंक्स एकेडमी में भेजने की सलाह देती है, क्योंकि यह एक बेहतरीन स्कूल है। लेकिन फ्रैंक इस बात पर जोर देता है कि मैरी को इसी स्कूल में पढ़ना है, क्योंकि फ्रैंक चाहता है कि मैरी को किसी प्रतिभाशाली या अद्वितीय बच्चे की बजाय एक सामान्य बच्चे की तरह बड़ा किया जाए। इसके बाद अगले दिन मैरी अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है और उस लड़के के प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए कहती है कि यह सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था। अब जब फ्रैंक और मैरी स्कूल से घर आते हैं तो वे मैरी की नानी एवलिन को दरवाजे के बाहर खड़े देखते हैं। एवलिन को पता चल चुका होता है कि मैरी एक स्मार्ट बच्ची है और वह चाहती है कि मैरी उसके सपने को साकार करे। इसीलिए वह मैरी को बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस वाला एक मैकबुक देती है। जिसके बाद एवलिन एक होटल में मैरी की प्रतिभा के बारे में बहस करती है। एवलिन चाहती है कि उसकी पोती सबसे चैलेंजिंग इक्वेशंस को हल करे और अपनी प्रतिभा दिखाए, जिससे दुनिया में उसका नाम ऊंचा हो जाए। लेकिन फ्रैंक इससे असहमत होता है। इस वजह से एवलिन फ्रैंक के खिलाफ हिरासत के मामले को कोर्ट में दर्ज करती है। अब अदालत में फ्रैंक का वकील ग्रेग कुलेन होता है और ओनब्रे हाईस्मिथ एवलिन का। इससे पहले कि जज मैरी की रहने की हालत की जांच करे, फ्रैंक अपने पड़ोसी रॉबर्टा से पूछता है कि क्या मैरी उसके साथ रह सकती है। अब रॉबर्टा मैरी से प्यार करती है और जब उसे इस मामले के बारे में पता चलता है तो वह फ्रैंक पर गुस्सा होती है, क्योंकि उसने पहले ही चेताया था कि मैरी को रखने पर उन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसने हमेशा उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया है और अब बहुत देर हो चुकी है। फिर बोनी देर रात बार में फ्रैंक से मिलती है और उसे आश्वस्त करती है कि उसने मैरी की प्रतिभा के बारे में किसी को नहीं बताया है। वे दोनों बैठते हैं और कुछ टकीला पैग मारते हैं और जब थोड़ी देर में वे दोनों टल्ली हो जाते हैं तो वह फ्रैंक के घर पर आती है। कुछ भी करने से पहले बोनी पहले पूछती है कि मैरी घर पर है या नहीं। इस पर फ्रैंक उसे बताता है कि मैरी नहीं आएगी क्योंकि वह रॉबर्टा के साथ है। अगले दिन मैरी एक डीवीडी प्लेयर की तलाश में फ्रैंक के घर पहुंचती है और घर पर अपनी टीचर बोनी को पाती है, जिसके कारण बोनी और फ्रैंक दोनों पानी पानी हो जाते हैं। बाद में फ्रैंक को अदालत से एक लेटर मिलता है जिसमें मैरी को कुछ दिनों के लिए बोस्टन में एवलिन से मिलने की परमिशन दी गई होती है। अब मैरी अपनी नानी के घर पर कुछ फोटो को देखती है और जब मैरी को अपनी माँ और नानी के अतीत में एक महान मैथमेटिशियन होने का पता चलता है तो उसे यह बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन एवलिन मैरी के साथ कार ड्राइव करते हुए उसे प्रोफेसर से मिलवाने ले जाती है। अब प्रोफेसर मैरी से कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को हल करने के लिए देता है, लेकिन वह चारों खाने चित्त हो जाती है, जिससे एवलिन दुखी हो जाती है क्योंकि मैरी इसे सॉल्व नहीं कर सकी। अब वापस जाते समय मैरी एवलिन से बताती है कि वह इक्वेशन ही गलत था, जिससे वह उसे वापस प्रोफेसर के पास ले जाती है और उसे इक्वेशन को सुधार कर हल करने के लिए देती है। इस बार वह पूरा प्रश्न हल कर देती है। अब प्रोफेसर फिर पूछता है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर मैरी जवाब देती है कि फ्रैंक ने उसे बड़ों को सुधारने के लिए मना किया है। अब 2 दिनों के बाद मैरी फ्रैंक के पास लौट जाती है। मैरी फ्रैंक से कहती है कि वह एवलिन के साथ नहीं रहना चाहती है क्योंकि वह बहुत रूड है, इसीलिए वह केवल फ्रैंक के साथ रहना चाहती है। अभी पेट
केट गोल्डिंग नाम की एक महिला अदालत से आती है और मैरी की हाल चाल के बारे में पूछती है तो मैरी रॉबर्ट के बारे में भी बताती है कि उसे उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। वह फ्रैंक के साथ रहना चाहती है क्योंकि वह एक अच्छा इंसान है। आगे पेट पूछती है कि उसे क्यों लगता है कि फ्रैंक बहुत अच्छा आदमी है तो मैरी जवाब देती है कि फ्रैंक उसके साथ एक सामान्य बच्ची की तरह व्यवहार करता है, न कि कोई प्रतिभाशाली लड़की की तरह। अगले दिन अदालत में एवलिन ब्रैडली पोलार्ड का परिचय देते हुए दावा करती है कि यही इंसान मैरी का फादर है, लेकिन ग्रेग कुलेन चतुराई से मामला को संभालता और बहस जीत लेता है। फिर वह फ्रैंक के घर जाता है और उसे मैरी के फादर की अदालत में उपस्थिति के बारे में बताता है। अब जब मैरी यह सुनती है तो वह परेशान हो जाती है और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लेती है और कहती है कि यह कैसा फादर है जो उससे कभी मिलने नहीं आया। अगले सीन में फिर से अदालत को दिखाया जाता है जहां ग्रेग कुलेन जजों को डायन के बॉयफ्रेंड पॉल के बारे में बताता है। वह अदालत को यह भी बताता है कि पॉल और डायने एक साथ भाग गए थे क्योंकि वे प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अब कुलेन डायने के बारे में यह भी बताता है कि एवलिन ने अपनी बेटी को गणित के अलावा किसी भी दूसरी एक्टिविटी में भाग लेने नहीं दिया। इसके साथ ही एवलिन ने ही पॉल के खिलाफ मामला दायर किया था, जिसके कारण डायने और पॉल अलग हो गए थे। यह सुनते ही एवलिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि डायने एक स्मार्ट बच्ची थी और वह नहीं चाहती थी कि ऐसी चीजों के कारण उसका ध्यान भटके। वह यह भी कहती है कि डायने जैसे लोगों ने ही आज के समाज के जीवन स्तर में सुधार किया है। अब हाईस्मिथ का दावा होता है कि फ्रैंक केवल इसलिए मैरी को चाहता है क्योंकि उसकी बहन डायने फेमस पर्सनालिटी थी। इस पर फ्रैंक कहता है कि डायने चाहती थी कि उसकी बेटी दोस्त बनाए और रोजमर्रा की जिंदगी जिए, जिसके बाद अदालत रात में स्थगित हो जाती है। अब कुलेन फ्रैंक से मिलता है और उनसे मैरी को एक दूसरे के परिवार में रखने के लिए कहते हैं। अब फ्रैंक गुस्से से ऐसा करने से इनकार करता है, लेकिन फिर भी मिस्टर कुलेन फ्रैंक को मैरी के लिए एक परिवार से मिलने के लिए राजी कर लेता है। अब न चाहते हुए भी फ्रैंक परिवार से मिलने जाता है और उनका घर पियानो के साथ बहुत सुंदर लगता है, जैसा कि मैरी को पियानो बहुत पसंद है। इस वजह से एवलिन और फ्रैंक समझौते के रूप में मैरी को उस परिवार में रखने के लिए सहमत हो जाते हैं। फिर फ्रैंक मैरी को नए परिवार में ले जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है। वह मैरी को रोने के लिए छोड़कर चला जाता है और मैरी फ्रैंक के लिए चिल्लाती है और रोते हुए कहती है कि उसे उसकी जरूरत है और वह उसके साथ रहना चाहती है। हालांकि फ्रैंक उसे नजरअंदाज कर देता है और रोते हुए वहां से भाग जाता है। इस दौरान रॉबर्ट भी मैरी के न होने से टूट जाती है, इसलिए उस रात फ्रैंक देर तक काम करता है और बोनी उसे खुश करने के लिए आती है। लेकिन फ्रैंक को तो मैरी और उसकी नटखट बातें याद आती क्योंकि वह 6.5 साल तक उसके साथ रहने के बाद अलग हो गई होती। एक सप्ताह बाद फ्रैंक गिफ्ट के साथ मैरी से मिलने जाता है, लेकिन मैरी का नया मुंह बोला फादर फ्रैंक को उससे मिलने नहीं देता है और दावा करता है कि मैरी भी उससे मिलना नहीं चाहती है। इसके साथ ही वह फ्रैंक को वापस न आने की चेतावनी भी देता क्योंकि फ्रैंक को बार बार देखने से मैरी अंदर से टूट जाए। इस पर बेचारा फ्रैंक मैरी के नए फादर को गिफ्ट देकर वापस लौटा। अब एक दिन बोनी को अडॉप्शन सेंटर में मैरी की बिल्ली की फोटो दिखाई देती है, जिससे वह फ्रैंक को बिल्ली की तस्वीर भेजती है। जब फ्रैंक को यह पता चलता है तो वह अडॉप्शन सेंटर में भागते हुए जाता है और बिल्ली के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि इसे यहाँ एक महिला ने लाया था जिसे बिल्ली से एलर्जी है। यह सुनते ही फ्रैंक को एहसास हो जाता है कि हो न हो यह एवलिन की ही कलाकारी है, क्योंकि उसी बुढ़ी को ही बिल्लियों से एलर्जी है। इसके बाद फ्रैंक और रॉबर्टा उस परिवार के घर की ओर भागते हैं जहाँ मैरी है। जब वे पहुँचते हैं तो वे एवलिन और अन्य 2 प्रोफेसर को मैरी को उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के बारे में पढ़ाते हुए देखते हैं जो एवलिन ने मैरी की माँ डायना को सिखाई थी। इनडायरेक्टली मैरी की हिरासत हासिल करने के कारण फ्रैंक एवलिन पर बहुत गुस्सा होता है और उसे पता चलता है कि एवलिन मैरी के दिमाग से स्टोक्स इक्वेशन को सॉल्व करके फेम पाना चाहती है। इसके बाद फ्रैंक मैरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मैरी भी गुस्सा हो जाती है और भाग जाती है। फ्रैंक उसका पीछा करता है और उससे माफी मांगता है, जिससे मैरी उसे माफ कर देती है। वह रोते हुए कहती है कि वे उसकी बिल्ली को ले गए, लेकिन फ्रैंक उसे खुशखबरी देता है कि उसे बिल्ली मिल चुकी है और वह घर पर ठीक है। इसके बाद फ्रैंक फिर एक समाधान के साथ एवलिन के पास लौटता है और उसे बताता है कि डायने ने मरने से पहले स्टोक्स इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था, लेकिन डायने ने इसे पब्लिश करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ एवलिन इसका श्रेय ले। फ्रैंक यह भी कहता है कि डायने ने इसे मरने से 1 साल पहले ही सॉल्व कर लिया था। इसके बाद फ्रैंक एवलिन को डायने का सॉल्यूशन पब्लिश करने की परमिशन देता है, जिससे उसे मैरी की पूरी कस्टडी मिल जाती है। इसके बाद फ्रैंक, रॉबर्टा और मैरी खुशी खुशी घर वापस चले जाते हैं। एवलिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने अपराध पर बहुत रोती है। फिर मैरी अपनी इंटरेस्ट के अनुसार हाई लेवल मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका के फेमस कॉलेज MIT में दाखिला लेती है और अपनी पढ़ाई के बाद फ्रैंक मैरी को उसकी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ खेलने
और आनंद लेने के लिए स्कूल में छोड़ देता है। दोस्तों, आपको फिल्मी फियर का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कसम से बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।